हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नवीन सर के द्वारा एसएससी नए के बैच में पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और जो उनका हैंड रिटन नोट्स है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका पीडीएफ आप सभी को कैसे मिलेगा। तो जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसके नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा अबाउट मोर दिस चैनल, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर किसी भी वीडियो का पीडीएफ फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा समानता अधिकार की बात करें थे, इसमें अनुच्छेद 4 से 18 तक के बीच में बात किया गया है। समानता का अधिकार में टोटल 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा विधि के समक्ष समता का मतलब जो कानून के लिए सब समान है, ठीक है। यानी किसी भी जाति या धर्म का कोई भी व्यक्ति हो उसको संवैधानिक रूप से सब चीज़ समान दिया जाएगा, ठीक है। जिसे ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए विधि के समान संरक्षण का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ठीक है, जिसे यूएसए से लिया गया। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक पुअर और एक रिच, ठीक है। जो कोई क्या करते हैं, कोई अपराध करते हैं जिन पर फाइन 50,000 रखा जाता है, ठीक है। तो जो पुअर व्यक्ति है उसको पैसा 50,000 चुकाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, ठीक है, और अधिक कष्ट से चुकाएगा। लेकिन जो रिच व्यक्ति है उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 50 लाख अगर मान लीजिए मंथली कमा रहे हैं तो वो एक के बेर में चुका सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। व्यक्ति है उसको भी इतना कष्ट ना लगे, ठीक है। जिसको तर्क वितर्क के आधार पर किया जाएगा, जिसको भेदभाव कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे अपवाद, ठीक है। अपवाद में बात करें तो राज्य प्रमुख अन्य देश के हो गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूएनए के प्रतिनिधि, इन पे ये सारी बात लागू नहीं होती है, ठीक है। 1860 में आईपीएस भारतीय दंड संहिता आया, जिसे बीएनएस के नाम से जाना गया, यानी भारतीय दंड संहिता कहा गया, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 15 का एक क्या कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जो राज्य होगा किसी भी जाति या किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 15(2) का ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दुकान, होटलों, भोजनालयों, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश से इनकार नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, किसी भी धर्म या जाति का मानने वाला हो या होटल, कहीं भी होटल या भोजनालय या मनोरंजन स्थान पर जाता है तो उसको वहाँ जाने से नहीं रोका जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 15(2) का बी क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति या कास्ट, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो कहीं भी पार्क, झील, कुआं, सड़क, तालाब या कोई विदेशी यात्री हो इस स्थान पर जाना चाहते हैं तो उनको जाने से वहाँ नहीं रोका जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 15 का 3 क्या कहते हैं कि राज्य स्त्रियों, बालकों के विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्त्रियों और बालकों को विशेष छूट देने की बात की गई है। जैसे कि स्त्रियों के लिए कोई विशेष फिजिकली छूट, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस हो गया, उसमें उन लोगों को छूट मिलता है। फिर से उसके बाद में सिटी रिजर्व, अगर कोई महिला जो है कोई विशेष परिस्थिति में तो उसको बस या ट्रेन में सीट देने की बात, ठीक है। बालकों के लिए एजुकेशन सिस्टम का अधिकार और बहुत सारे अधिकार देने का यहाँ पे प्रावधान की बात की गई है, ठीक है, जिसे सुरक्षात्मक भेदभाव कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है कि सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। यानी कि एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान की बात किया गया है, जिसे संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें सारे कास्ट के लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें अधिकतर एससी एसटी, ठीक है, जो कास्ट के होते हैं उनको छूट दिया जाता है, यानी उनको कम नंबर पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा
सारी जातियों को आरक्षण देने की बात की गई है। जैसे कि जनरल यू आर कैटेगरी के जो होंगे उनको 50.5% आरक्षण देने की बात, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात, अनुसूचित जाति यानी एससी को 15% आरक्षण देने की बात, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 7.5% आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ओबीसी जो है यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उनको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया, एक है क्रीमी लेयर और दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो क्रीमी लेयर किसको कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत है, ठीक है, उसको क्रीमी लेयर कहा जाएगा। यानी मान लीजिए वो वार्षिक 8 लाख रुपया कमा लेता है। और नॉन क्रीमी लेयर जो व्यक्ति इतना नहीं कमा सकते यानी जो पुअर कैटेगरी का हो गया उनको नॉन क्रीमी लेयर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको ही देखते हुए एक समिति आई जिसको रामनंद समिति कहा गया, जिस पर रिपोर्ट पेश किया गया 1973 में। ठीक है, और बताया गया कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किसके बेस पर इसे किया जाएगा, तो आधार माना गया आय के बेस पर। ठीक है, कि जिनका अगर वार्षिक में 8 लाख जो रुपया कमा लेंगे, ठीक है, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और जो पुअर कैटेगरी के जो लोग होंगे उतना नहीं कमा सकते उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 15 का 5 क्या कहता है कि ओबीसी एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। ठीक है, जिसे 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि जो ये कास्ट के जो लोग होंगे जैसे ओबीसी एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में बहुत सारी इनको छूट दिया जाएगा, शैक्षिक रूप से इनको बहुत सारी छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 15 का 6 क्या कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात की गई है। अब सवर्ण में यूआर या जनरल या सामान्य आ गए, जैसे राजपूत, ठीक है, ये सारे हो गए, उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का एक कहता है कि लोक नियोजन के अवसर पर समानता। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का मानने वाला है, अगर कोई भर्ती में फॉर्म अप्लाई करता है तो सामान छूट दिया जाएगा, या हॉलीडेज में भी उनको सामान दिया जाएगा, प्रमोशन में भी उनको सामान दी जाएगी, पेंशन भी उनको सामान दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 16 का 2 क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। ठीक है, जाति किसी भी धर्म को मानने वाला है, ठीक है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 16 का 3 क्या कहता है कि निवास के स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई यूपी का व्यक्ति है जो एमपी में फॉर्म अप्लाई करता है और वहाँ सिलेक्शन होता है तो उसको ओबीसी कैटेगरी में वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, और कोई एमपी का व्यक्ति है यूपी में कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको एससी कास्ट में रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, यानी जो राज्य है उसमें जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, उनको आरक्षण देने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, पदोन्नति में आरक्षण एसटी और एसटी के लिए। ठीक है, जिसको 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि प्रमोशन में जो है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग, जिसे अग्रनयन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 2024 में 1000 पोस्ट पर कोई वैकेंसी निकलती है। ठीक है, जिसमें जो है सारे कास्ट के लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें एसटी के जो कास्ट है उनको 7.5 यानी कि 75% आरक्षण देने की बात की गई है। 75 जो सीट है उसमें से 50 सिलेक्शन लोग हो जाते हैं, जिसमें 25 बच जाती है सीट। ठीक है, फिर 2025 में 1000 पोस्ट पर कोई वैकेंसी निकलती है तो जो 25 सीट एसटी के लिए जो बचा है उसको 75 सीट के में जब जोड़ देंगे तो 100 सीट हो गई, जो एसटी के लिए केवल 100 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल 16 का 5 क्या कहता है, नियुक्ति में वरीयता। ठीक है,
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 16 का 6 क्या कहता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात की गई है, ठीक है, या यूआर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ठीक है। इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा, जो कि सीओ आयोग की सिफारिश पर यह बात किया गया, ठीक है। लेकिन इस पर शर्त रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति का जो 5 एकड़ से ज़्यादा अगर भूमि नहीं है तब उनको 10% आरक्षण दी जाएगी, या कोई व्यक्ति जो परिवार की आय 8 लाख से कम वार्षिक में कमाते हैं उनको 10% आरक्षण की आय दी जाएगी। और ये 2 जाति जैसे ईडब्ल्यूएस और यूआर के कास्ट के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत यानी भेदभाव का अंत के बारे में बताया गया, ठीक है। संविधान में इस शब्द की व्याख्या नहीं है, अस्पृश्यता का अंत के बारे में संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, ठीक है, कि अस्पृश्यता किसको कहते हैं। मान लीजिए कि मद्रास के हाई कोर्ट जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार करती है, ठीक है, जिसको अस्पृश्यता कहेंगे, ठीक है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया, ठीक है, जिसे 2 सितंबर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, ठीक है। जैसे कि जो पहले पुराने ज़माने के जो राजा या जो कोई भी जो लोग थे, ठीक है, वो अपने नाम के पीछे या आगे टाइटल लगाते थे, ठीक है, जैसे राय साहब, राय बहादुर या महाराजा, ठीक है। जो उसका वंशानुगत होगा उनमें भी ये टाइटल लगता था, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि कौन कौन ये टाइटल लगा सकते हैं। जैसे सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति दी गई है, जैसे जो मेजर होंगे वो ये टाइटल लगा लेंगे, कर्नल लगा सकते हैं, डॉक्टर या एयर लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर फलाना, चाहे कोई भी नाम हो, चाहे मेजर जो भी नाम हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत रत्न या पद्म पुरस्कार, ठीक है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, एक होता है विभूषण, ठीक है, यानी कि पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म श्री, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते, ठीक है। ये बताया गया बालाजी यादव वर्सेस यूओआई यानी यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के तहत ये बताई गई, ठीक है। ये उपाधि नहीं है, ये अलंकरण है, ठीक है। ये पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण ये अलंकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि विदेशी से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो विदेशी हैं वो अपने नाम के आगे पीछे ये टाइटल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इनको लगाने की अनुमति कब दी जाएगी, जैसे ये राष्ट्रपति से जब अनुमति ले लेंगे तब लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है।